सुपर 100 के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के सेशन में कैरियर काउंसलिंग का सेशन जो चल रहा है, इसमें जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगणों और शिक्षक साथियों का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन है। साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, आपको भी शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं। मैं विजय द्विवेदी कैरियर काउंसलर के रूप में आपके बीच में आज कैरियर काउंसलिंग के सत्र में उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, कैरियर काउंसलिंग के अंतर्गत आज हम परिचर्चा करेंगे। इससे पहले के 4 सेशन में मेरे साथी, मेरे सहयोगी डॉक्टर शक्ति शर्मा द्वारा विभिन्न विषयों पर कैरियर काउंसलिंग के लिए चर्चा की गई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जो है, परिषदीय परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। 16 मार्च से परीक्षाएं शुरू होंगी। उसके लिए आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद है। अपने पूरे मनोयोग से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करें। और जैसा कि यह कार्यक्रम सुपर 100 कार्यक्रम के नाम से हम जान रहे हैं, इसमें उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्र जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स और टॉप मेरिट में बच्चे आए हैं। उन सभी बच्चों का भी स्वागत करते हैं। और बच्चों, ये जो शिक्षा है एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा उपक्रम है जिससे हम किसी भी तरह की परेशानियों से उबर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री, अनेकों ऐसे हम नाम जानते हैं जो बहुत गरीब परिवारों से उठ करके बहुत गरीब परिवारों से थे और उन्होंने शिक्षा के दम पर ही, शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़कर बहुत नए नए मुकाम हासिल किए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी यदि आपने पढ़ी हो तो आप जानते होंगे, उनका सपना था कि पायलट बनने का, कि मैं पायलट बनूं। लेकिन पायलट बनने के लिए उन्होंने SSB का इंटरव्यू भी दिया और लेकिन वहां से वो बाहर हो गए। वो बता रहे थे कि 10 लोग उस बैच में थे, तो 10 में से 9 का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ वही बाहर हुए। और अंततः वो एक निराशा के वातावरण में गए और ऋषिकेश में जाकर के उन्होंने कहीं किसी आश्रम में अपना समय बिताया और उनको एक मनोबल मिला। और मनोबल करते करते एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपना जो है कैरियर बढ़ाया। और उसी के आगे चलते चलते उन्होंने मिसाइल पर बहुत अच्छा काम किया, जिसके वजह से उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने बताया कि जब वो अंततः बाद में राष्ट्रपति पद पर आए, तो राष्ट्रपति पद पर आते ही उन्होंने जो सेनाध्यक्ष थे तो उनसे बात की कि क्या मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकता हूं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं आपको 6 महीने में हवाई जहाज उड़ाना सिखा दूंगा। तो उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हवाई जहाज उड़ाना सीखा। अंततः वह सपना जो उनका था पायलट बनने का, वो सपना जरूर पूरा हुआ। और उन्होंने पूरे सेनाध्यक्ष के रूप में, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में अपना एक समय बिताया। तो कहने का अर्थ ये होता है, कहने का भाव ये होता है कि यदि आप ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। और रास्ता ये नहीं कि हम एक ही रास्ते पे चलेंगे, उस रास्ते के कई विकल्प होते हैं। उन्हीं विकल्पों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम में ये कैरियर काउंसलिंग का एक सत्र जोड़ा गया है। इसमें हम अभी स्मार्ट टीवी की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले के जो 4 सेशन हुए थे, उसमें मेरे साथी, मेरे सहयोगी डॉक्टर शक्ति शर्मा जी द्वारा विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें डिफेंस सर्विसेज पर, इंजीनियरिंग पर, मेडिकल पर और सिविल सर्विसेज। साथ ही साथ कल का जो सेशन था उसमें उन्होंने टीचर के लिए कि टीचर कैसे बना जाएगा या प्रोफेसर कैसा बना जाएगा, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा एक व्याख्यान दिया और बहुत ही मोटिवेटिंग उन्होंने अपना जो है स्पीच आप बच्चों के बीच में रखी। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस सर्विस, आप देख चुके हैं डिफेंस में तीनों सेनाओं में किस तरह से आप अधिकारी के रूप में या एक सैनिक के रूप में आप किस प्रकार आप एंट्री कर सकते हैं। साथ ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप JEE मेंस या JEE या अन्य जो हमारे AIEEE वाले एग्जाम्स हैं उनके मार्फत, या मेडिकल में ज़्यादातर बच्चों हम जानते हैं कि मेडिकल में ज़्यादा, जैसे मेडिकल का नाम आता है तो डॉक्टर का नाम सुनते ही आता है दिमाग में कि हम डॉक्टर बनेंगे। मेडिकल में एक फील्ड और होता है पैरामेडिकल फील्ड, जो कि अभी हम आने वाले सेशन में देखेंगे।
और साथ ही सिविल सर्विसेज पे बात की गई होगी, जिसमें आईएएस पीसीएस बनने पर चर्चा की गई थी कि आईएएस पीसीएस किस प्रकार बना जाता है, जिसमें आपके डीएम सचिव जो रैंक के जो अधिकारी होते हैं किस प्रकार उस लेवल पे सिलेक्शन हो सकता है। आज के सेशन में हम लोग जो सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ एक अन्य पार्ट है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि जुडिशियल सर्विसेज या न्यायिक सेवा के नाम से जाना जाता है। जैसे हम जज के रूप में जानते हैं कि एक हाँ जज हैं, जज एक इस प्रकार के डिसीजन देते हैं जिससे कि हमारे पूरे देश पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। और जज के लिए देखिएगा कुछ ऐसे हमारे निर्णय थे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र को बहुत मजबूती दी थी। और प्यारे बच्चों, जो आप जुड़े हुए हैं, आपसे एक अनुरोध रहेगा कि जो आप यहाँ पे बताया जा रहा है उनको बीच में नोट भी करते रहें, और यदि कोई डाउट आपको लगता है तो आप डाउट को जरूर बिल्कुल आप पूछेंगे बाद में सेशन में, आपने डाउट को नोट करते रहिएगा। तो ऐसे कुछ निर्णय थे जिनको ऐतिहासिक निर्णय कहेंगे, जिसमें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 का निर्णय है। यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे निर्णयों के, सिर्फ यहाँ पे निर्णयों का उल्लेख कर दे रहे हैं ताकि बच्चे आप उन निर्णयों को आप खुद पढ़ सकें, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, उन पे बात करेंगे। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक मामला था, 1973 का मामला था। इसी प्रकार इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला 1975 का, जो कि लोकतंत्र की मजबूती के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से शाहबानो बेगम मामला 1985 का मामला है, जो कि महिला उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी प्रकार एसआर बोम्मई केस 1994 का केस है। विशाखा केस 1997 का केस है, जो कि महिला सुरक्षा के लिए, कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए थे उस केस के लिए जाना जाता है। और साथ ही पुत्तस्वामी केस है, जो कि 2017 का केस है। ये कुछ चुनिंदा केस, मैंने 5-6 केस आपके सामने रखे हैं जिनको आप बिल्कुल स्टडी करेंगे, ये जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए काम आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा जुडिशियल सर्विस या न्यायिक सेवा है, उसमें जज के रूप में कार्य करना एक बहुत सम्मानित पेशे के रूप में देखा जाता है। और जज का जो काम होता है, कोर्ट की प्रक्रियाओं का ये संचालन करते हैं। और साथ ही पक्ष और विपक्ष, कोई भी केस होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, दोनों पक्षों की दलीलों को, उनके तर्कों को सुनते हैं। साथ ही किसी मामले में उनके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, उन मामलों में जो भी इस तरह के मामले समान मामले होते हैं, उन मामलों पर ये निर्णय जो है पूरी तरह लागू होता है। और भारतीय न्यायिक प्रक्रिया है, इसका जो एक ढांचा बना हुआ है उस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे जो सर्वोच्च ढांचा है वो सुप्रीम कोर्ट का ढांचा है, और इसके बाद हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आती हैं, इनकी व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारा दिल्ली में स्थित है, और जो हमारे राज्य उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो नैनीताल में स्थित है। और बच्चों, आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनको कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है एक अपने आप में एक कानून बन जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स में जज किस प्रकार बनते हैं उसकी हम बातचीत करेंगे, कि किस प्रकार से जज बनने के लिए आप, या जो भी बच्चा चाहता है वो किस प्रकार इसके तैयारी करेगा। तो न्यायाधीश बनने के लिए, जज बनने के लिए, यदि आपने इंटर उत्तीर्ण कर लिया, क्योंकि आप सभी इंटर के विद्यार्थी हैं और बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा कि आप इस पे जो है कार्य कर पाएं। कुछ बच्चे जो चाहते होंगे, तो इंटर उत्तीर्ण करने के बाद इसके पास हमारे पास 2 रास्ते बनते हैं कि किस तरह से हम को जज के रूप में कार्य कर पाएंगे या कोर्ट में एक जज के रूप में जा पाएंगे। पहला तो इसमें होता है कि हम प्लेन एक स्नातक की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेते हैं बच्चों, जिसमें बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, इस प्रकार की आप जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है कुछ भी करके एलएलबी में सिंपली प्रवेश ले लिया जाए। और एक दूसरा रास्ता होता है जिसमें कि आजकल कुछ समय से शुरू हुआ है कि 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स, जिसमें कि इंटर के बाद सीधे सीधे ग्रेजुएशन और एलएलबी की डिग्री एक साथ इंटीग्रेटेड रूप में दी जाती है। अब ये तो पहला स्टेप था। इसके बाद एलएलबी में प्रवेश के लिए अब कुछ परीक्षाएं हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पे आयोजित की जाती हैं, जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहली है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। दूसरा है AILAT, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और अगला है स्लैट, सिम्बोसिस एंट्रेंस टेस्ट लॉ।
ये सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसके बाद है PULLB, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ द्वारा ये टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा एक और है IPU-CET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ये दिल्ली में है। तो इसमें हम विशेष रूप से जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे क्लैट के लिए। अब ये क्लैट, इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये जो क्लैट है इसमें हमारे 22 विश्वविद्यालय जो है जुड़े हुए हैं, जो लॉ विश्वविद्यालय हैं, इनमें सीधे सीधे 22 विश्वविद्यालय में आप प्रवेश ले सकते हैं। क्लैट जो है ये BA LLB या 5 वर्षीय, जो हमने अभी आपसे बात की थी, 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है उसके लिए आयोजित की जाती है। साथ साथ इसका जो उच्च कोर्स है LLM, उसके लिए भी ये क्लैट आयोजित किया जाता है। ये इस वाले जो प्रवेश परीक्षा है इसमें ऑल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मतलब जो है पार्टिसिपेट कर मतलब उनमें सीटें भरी जाती हैं। लेकिन इसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, उसके लिए अलग से एग्जाम होता है, तो वो क्लैट के अंतर्गत नहीं आता है। अब क्लैट का जो एग्जाम कौन बच्चे दे सकते हैं या किस तरह के बच्चे उस एग्जाम को दे पाएंगे, उसके लिए सब देखिए, सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है 10+2, यानी कि आप इंटर कर लेते हैं या इक्विवेलेंट कुछ भी आप एग्जाम पास कर लेते हैं। उसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं सब, जहाँ जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं कार्यक्रम, वो सब 45% से बहुत ऊपर हैं, वो 60-70% वाले बच्चे से ऊपर होते हैं, तो वो बच्चे तो बिल्कुल एलिजिबल होंगे। ये जो क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व्ड और OBC और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए होता है। और चूंकि ये जो बात आपसे की जा रही है, ये शायद आप अपने साथियों से, आप जब विद्यालय खुलेंगे आप अपने साथियों से जरूर शेयर करेंगे, तो इसलिए आप इन चीजों को नोट भी करते रहें। बाकी इसके लिए 40% का जो क्राइटेरिया है कि आपका इंटर में 40% मार्क्स, वो SC/ST कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। साथ ही इसमें एक सुविधा ये दी गई है कि जो बच्चे इंटर का एग्जाम दे रहे हों वो बच्चे भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रतिबंध साथ साथ होता है कि जब इसका एग्जाम का रिजल्ट आएगा क्लैट का, उस समय आपकी जो है 12वीं की मार्कशीट आपके पास हो, ताकि आप वहां पे उसको प्रेजेंट कर पाए। अब इसमें एग्जाम किस तरह का होता है उस पर बातचीत कर लेते हैं। इस एग्जाम में 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन है, साथ में इसमें थोड़ा ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और ये 0.25 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होता है या 1/4 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उस पर बातचीत करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें पहला सब्जेक्ट जो होता है वो है इंग्लिश इंक्लूडिंग कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मतलब आपको अपठित गद्यांश इंग्लिश का दिया जाएगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। ये आपके इंटर और हाई स्कूल में भी इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें भी इस तरह का आपके पास आता है। तो इसमें कंप्रीहेंशन के साथ साथ आपका ग्रामर पोर्शन और कुछ इस तरह की चीजें जो डेली हमारी इंग्लिश जो हम यूज करते हैं उसके संबंधित जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये बहुत जरूरी पार्ट होता है बच्चों, क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ये हमारा ऐसा पार्ट है, ये लगभग हम किसी भी एग्जाम में जुड़ते हैं वो पार्ट आपका लगेगा ही लगेगा। तो जनरल नॉलेज के लिए आपको सलाह ये दी जाती है कि आप डेली न्यूज देखें। आपके न्यूज जो है, जो समय समय पे न्यूज डेली देखी जाती है। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर है, कम से कम 2 न्यूज़पेपर तो देखें। यदि 2 नहीं देख पा रहे हैं, कम से कम 1 न्यूज़पेपर आप जरूर देखें। और न्यूज़पेपर में जो बहुत जरूरी जो पार्ट होता है वो होता है उसका एडिटोरियल पार्ट, संपादकीय भाग। यदि हम न्यूज़पेपर का संपादकीय भाग समय समय पे पढ़ते हैं, पूरा अखबार नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, उसका संपादकीय भाग जरूर पढ़िए। वो संपादकीय भाग आपको समय समय पे जो चल रही घटनाएं होती हैं वो पूरे पेज में आपको उस समय की पूरी घटनाओं से आप रूबरू हो पाते हैं। साथ ही साथ जो करंट वोकैबुलरी होती है, यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप इंग्लिश का अखबार भी डेली पढ़ सकते हैं। और बच्चों, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप यदि न्यूज़पेपर आपके पास घर में नहीं पहुंच पा रहा है तो आजकल तो मोबाइल और आपके लैपटॉप के माध्यम से आप ई-पेपर को भी एक्सेस कर सकते हैं। और कहने का अर्थ यह है कि संपादकीय वाला पार्ट आप जरूर देखें, जो कि आपकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा एक पार्ट इसमें होता है लीगल रीजनिंग का।
अब लीगल रीजनिंग ये थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है जो मतलब नॉर्मली हम हर एग्जाम में नहीं पा पाते हैं। ये लीगल रीजनिंग का मतलब ये है कि जैसे किसी केस की चर्चा की गई होगी तो आप जज के रूप में या एक वकील के रूप में आप किस प्रकार से उस पक्ष को रख पाएंगे या आपकी क्या सोच बनती है, उस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ये केस स्टडी होती है। तो वो आप जब डिटेल में जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप जैसे इंटर के एग्जाम देने वाले हैं तो इंटर का एग्जाम अभी बढ़िया से अपने एग्जाम है उसको पढ़ करके एग्जाम को दीजिएगा। उसके बाद समय मिले तो जरूर लॉजिकल रीजनिंग के बारे में भी आप लीगल रीजनिंग के बारे में आप जरूर सर्च करिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। बच्चों, प्यारे बच्चों, आप में से बहुत से अधिकांश बच्चे एनएमएमएस और एनटीएससी के पेपर्स जरूर आप लोगों ने दिए होंगे या जवाहर नवोदय के पेपर दिए होंगे, अधिकांश बच्चों ने दिए होंगे। तो उसमें रीजनिंग का पार्ट जरूर होता है जिसमें रीजनिंग तरह तरह की आपकी वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि रीजनिंग पे भी अभी इस सेशन में एक दिन हम जरूर चर्चा करेंगे कि रीजनिंग किस प्रकार से हम किस प्रकार की रीजनिंग होती है, उस पर भी एक चर्चा की जाएगी। तो रीजनिंग का फिलहाल ये बता रहे हैं कि रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है ये एक बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है, वो लगभग हर एग्जाम के लिए स्कोरिंग पार्ट है। तो लॉजिकल रीजनिंग पर भी जरूर बढ़िया अच्छा काम कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, यानी जो गणित के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग आपके क्लास 8 तक के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा होता है और ट्रिकी पार्ट बहुत होता है। उसमें यदि आप ट्रिक से आप जो है उन क्वेश्चन को करते हैं तो वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो पाते हैं। लेकिन यदि आप उनको नॉर्मल वे जो हमारे होता है, नॉर्मल वे में क्वेश्चंस को हल करते हैं तो समय ज्यादा लग जाता है, तो उसमें ट्रिक ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर भी काम करेंगे। तो ये लगभग हमारा पांच पार्ट है जो कि हमारे पेपर में होते हैं और 150 क्वेश्चन है, और आप जितना बढ़िया स्कोरिंग करेंगे उतना बढ़िया आपको जो है कॉलेज इसमें मिल पाता है। अब इसके बाद अगला पार्ट होता है जो कि जुडिशियल सर्विस एग्जाम, जिसकी हम मेन बात करने जा रहे हैं। अभी आपने 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया, मान लिया एलएलबी का इंटीग्रेटेड एलएलबी, या फिर 3 साल का एलएलबी कर लिया। उसके बाद अब हम अगले चरण में जा रहे हैं। उसके बाद में एक एग्जाम होता है पीसीएस जुडिशरी के नाम से एग्जाम होता है। वो एग्जाम, उसमें 2 तरह के जो है लेवल होते हैं, एक को बोलते हैं लोअर जुडिशियल सर्विसेज और एक होता है हायर जुडिशियल सर्विसेज। इसमें पीसीएस जे वाले एग्जाम में जो हमारे जो एलएलबी वाले बच्चे या इंटीग्रेटेड एलएलबी वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लोअर जुडिशियल सर्विसेज के लिए होता है और हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए अलग क्राइटेरिया, वो भी हम आगे आने वाले सेशन में आने वाले स्लाइड में चर्चा करेंगे। और पीसीएस जे एग्जाम को प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जाम के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, आप देखेंगे हमारे दूर दूर के पहाड़ों के काफी बच्चे जिन्होंने मेहनत की और समय समय पे अखबारों में उनके बारे में आता है, गरीब परिवारों के बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे मेहनत करके और जुडिशियल सर्विसेज में आज की डेट में जज के रूप में कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे अलग अलग स्टेट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में आज काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेहनत होती है, मेहनत जरूर रंग लाती है, तो मेहनत करना हमारा ध्येय होना चाहिए। अब इसके बारे में बात करते हैं, जो हमारा स्कीम क्या होती है। जो पीसीएस जे का जो एग्जाम है, पीसीएस जे, ये पीसीएस से अलग एग्जाम है। थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों, जो आपसे सर ने चर्चा की थी, शक्ति शर्मा सर जी ने, उन्होंने पीसीएस और आईएएस की चर्चा की थी। वो पीसीएस अलग है और ये पीसीएस जे है, ये आपका जुडिशरी से जुड़ा हुआ एग्जाम होता है। इसके अंदर जैसे हमारा पीसीएस का नॉर्मल एग्जाम होता है, उसी तरह के इसमें भी 3 राउंड होते हैं। तो पहला आपका प्री राउंड होता है इसके अंदर। इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें कि आप जब पेपर देते हैं तो आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए 60% मतलब आपका स्कोरिंग मतलब जो है कर लेना चाहिए। उसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 60% स्कोरिंग होती है और रिजर्व कैटेगरी बच्चों के लिए ये 55% की स्कोरिंग होती है। यदि आप इतना स्कोर करते हैं तभी जाके आप अगले राउंड में बढ़ पाते हैं। इसके बाद जो अगला राउंड होता है वो मेन एग्जामिनेशंस का होता है। इसमें ये वाला जो एग्जाम है, जैसे पहला वाला एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन ये वाला एग्जाम सब्जेक्टिव बेस्ड, इसमें आपको लिखने वाला, जैसे आपका निबंध शैली में आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर जो स्कोरिंग वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा बन जाता है, स्कोर ज्यादा कर पाते हैं।
और इसके अंदर भी शर्त जो है, इसमें प्रत्येक जो पेपर होगा आपका मेन एग्जाम में, प्रत्येक पेपर में आपको 40% कम से कम आपको स्कोर करना होगा, और साथ ही साथ जो टोटल आपका आएगा एग्रीगेट, उसमें 50% स्कोर करना होगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। इसके बाद तीसरा राउंड जो होता है वाइवा वॉइस का होता है, या आपका जिसको इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू राउंड। जो बच्चे हमारे प्री और मेन वाला दोनों राउंड क्वालिफाई करके आ जाते हैं, वो बच्चे हमारे फिर इंटरव्यू राउंड में आते हैं, और इंटरव्यू राउंड में आपकी पूरी पर्सनैलिटी का जो है एक टेस्ट होता है। और आप जानते होंगे जो बच्चे जो चाहते हैं कि हम डिफेंस सर्विस में जुड़ना चाहते हैं, या फिर आईएएस पीसीएस वाली सर्विसेज में जुड़ना चाहते हैं, तो वहां पे आप जान पा रहे हो कि वहां पर आपकी पर्सनैलिटी को आंकने के लिए इंटरव्यू एक बहुत बहुत अच्छा माध्यम होता है। और जो हमारा डिफेंस सर्विसेज में जो आपके एनडीए या उसके माध्यम से जो एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें एसएसबी का एक राउंड होता है, बल्कि वहां तो एक 3-4 दिन का एक राउंड होता है एसएसबी का, जिसमें कि पर्सनैलिटी का एक पूरा डेवलपमेंट भी होता है, साथ साथ पूरा आपका असेसमेंट भी होता है। तो इसलिए ये वाला जो राउंड होता है पर्सनैलिटी वाला राउंड, वहां पे थोड़ा सा और हमको तैयारी के साथ जाना होता है, जहाँ पे ड्रेसिंग सेंस पे भी बात होती है और आपके बोलचाल पे भी बातचीत होती है। तो वो राउंड हम देखेंगे, यदि हमें समय मिलेगा उस राउंड पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब हमारा, जैसे अभी हमने बात की थी, पीसीएसजे में 2 तरह के एग्जाम होते हैं। इसमें एक होता है लोअर जुडिशियल सर्विसेज के लिए। लोअर जुडिशियल सर्विसेज यानी कि जो आपके लोअर कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, उनके जज के लिए जो एग्जाम होता है। इस वाले एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है, इसका क्राइटेरिया है, इसमें यदि 3 साल का एलएलबी कोर्स किया हो बच्चे ने, या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स किया हो, तो वो बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम न्यायिक प्रक्रिया में एंट्री करने का पहला माध्यम होता है। और इसकी जो एज लिमिट है, इसमें 21 साल से लेके 35 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें अपर एज में रिलैक्सेशन जो होता है, वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। और ये चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, राज्य सरकारों के एग्जाम होते हैं, हर राज्य सरकार के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। तो इसमें एज जो फैक्टर है, जो हम 21 से 35 तक की एज बोल रहे हैं, ये स्टेट से स्टेट वेरी भी कर सकता है। तो ये जब आप एग्जाम भर रहे होंगे तब आपको पता लग जाएगा कि जिस स्टेट के लिए आप इस एग्जाम को फिलअप कर रहे होंगे, उस वाले स्टेट के लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा। लेकिन फिलहाल एक मोटा मोटा जो आइडिया है, वो 21 साल से 35 साल तक का जो है, जो भी कैंडिडेट है वो इस एग्जाम में फिलअप कर सकता है। अब इसके बाद जो हमारा जो इसका जो दूसरा हायर पार्ट है, वो हायर जुडिशियल सर्विसेज के नाम से, HJS के नाम से जाना जाता है। अब ये वाला जो एग्जाम होता है, इसमें नॉर्मल हर बच्चा जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि पहले से जज के रूप में कार्य कर रहे हो, या पहले से लॉयर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें डिस्ट्रिक्ट जो अपॉइंटिंग एडवोकेट होते हैं, या जो लोअर जो जज होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एडवोकेट जो हैं, जो कि कोर्ट में कम से कम 7 साल की लगातार, मतलब अच्छा उन्होंने रिकॉर्ड के साथ में अपना एडवोकेसी की हो। और साथ ही साथ जो हमारे जज होते हैं, लोअर कोर्ट के जज, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एडवोकेट जो होते हैं, वो आपको बच्चों मालूम होगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल होता है, उसके जो एग्जाम होते हैं, उसके एग्जाम को भी इनको क्वालिफाई करना होता है, तभी ये ऑल इंडिया बार काउंसिल के मेंबर बन पाते हैं। और साथ ही साथ जो 7 साल का क्राइटेरिया है, उस 7 साल का क्राइटेरिया भी, साथ साथ उसका एक एग्जाम भी उनको वहां पे क्वालिफाई करना होगा, तब जाके यहाँ पर ये हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो एज लिमिट है, वो 35 ईयर से 45 ईयर्स तक की एज लिमिट होती है। इसके बाद ये जहाँ जैसे हमने पहले भी बातचीत की थी कि इसमें एज लिमिट ये वेरी करती है स्टेट से स्टेट में, हर स्टेट की लिमिट अलग अलग होती है। तो इसमें जो है जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए हमारे जो है मेरिट के अनुसार जज आगे जा पाते हैं। अब हमारे सामने एक प्रश्न ही आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी कोर्ट
है, एपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं इसको, उसके जज बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। वहाँ डायरेक्ट तो कोई नहीं जा सकता है, वहाँ पे काफी सालों के जज की सर्विस करने के बाद या काफी सालों के एडवोकेट की सर्विस करने के बाद ही वहाँ पे पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्राइटेरिया क्या होता है ये हमको जानकारी जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर एक तो इसका क्राइटेरिया है कि वो एक सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। साथ ही साथ एलएलबी या एलएलएम की डिग्री उसके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको हाई कोर्ट के जज के रूप में कम से कम 5 साल की सर्विस करी होनी चाहिए या हाई कोर्ट के एडवोकेट के रूप में कम से कम 10 साल की सर्विस की हो, तब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जज बना जा सकता है। और अब करंट अफेयर्स में देखते हैं हम। करंट अफेयर्स में अभी जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, इस समय आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बच्चों, वो हैं ऑनरेबल जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ जी, जो कि 9 नवंबर 2022 से अभी कार्यरत हैं और अभी कार्य कर रहे हैं। और इसी के अंतर्गत दूसरा जो हमारा एक करंट अफेयर्स में दूसरा क्वेश्चन है, वो है जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड, जो हमारी उत्तराखंड की हाई कोर्ट है वो नैनीताल में, आप जान रहे होंगे। तो अभी हमारे 28 जून 2022 को ऑनरेबल जस्टिस श्री विपिन संघी अभी इन्होंने मतलब जो है इसका दायित्व देख रहे हैं। और इसके अलावा हाई कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात अभी हमने करी, हाई कोर्ट की बात करते हैं। जो हमारी हाई कोर्ट है इस समय वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हमारे पूरे इंडिया में है, लेकिन बच्चों आप जानते होंगे हमारे 28 राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश तो ज्यादा है 25 से। तो 25 हाई कोर्ट किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो इसमें जो 6 हाई कोर्ट्स हैं वो 6 हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट को या यूटीज को, यूनियन टेरिटरीज को उनके लिए भी कार्य करती हैं। और यूनियन टेरिटरीज में खाली एक दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जो कि उसकी अपनी हाई कोर्ट है, नहीं तो बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो किसी न किसी पूर्ण राज्य के साथ में उनका हाई कोर्ट चल रहा होता है। और आज के सेशन को आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और यदि आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप, यदि किसी बच्चे की कोई क्वेरी है इस संदर्भ में, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या अपनी बात को रख सकते हैं। आपका वेट कर रहे हैं। ठीक, तो बच्चों आज के सेशन को हम अंतिम चरण में ले जाते हुए, आपने एक कविता जरूर सुनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लगभग सभी बच्चों ने कविता सुनी होगी, तो ये कविता आपको पूरी याद होगी। सिर्फ मैं इस लाइन के साथ इस सेशन को छोड़े जा रहा हूं और कल परसों जो है नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ आपके बीच में होंगे। और आपसे अनुरोध रहेगा कि जो आपको नंबर आपने नोट किया होगा, यदि आपकी कोई क्वेरी होती है या किसी और विषय पे आप बातचीत करना चाहे होंगे तो आप जरूर उस पर नंबर पे अपना क्वेरी रख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।